शाम ढलने के करीब थी। शहर की मसरूफ़ सड़कों पर गाड़ियों का शोर, हार्नों की आवाज़ें और अफरा तफरी मामूल के मुताबिक थी, जब एक स्याह रंग की गाड़ी जिसकी ड्राइविंग सीट पर लॉन्ग शर्ट और जीन्स में मलबूस, गले में स्टॉलर डाले 20 साल बाब हसन सन ग्लासेस लगाए पुरएतमाद अंदाज में स्टीयरिंग थामे हुए ड्राइविंग कर रही थी। साथ और पीछे वाली सीट्स पर इसकी 3 सहेलियां मौजूद थीं। वो सब कह के लगाती, मोबाइल पर तस्वीरें बनाती, बेफिक्री से हंस रही थी। बाब हसन इन सब के साथ बातों में इतनी मगन थी कि सामने लगे पुलिस नाके पर इसकी नज़र देर से पड़ी। ओहो पुलिस, रुबाब के साथ वाली सीट पर बैठी फिजा ने कहा, इससे पहले कि रुबाब रफ्तार कम करती। एक हवलदार ने हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया तो रुबाब ने बेदिली से ब्रेक लगाई, शीशा नीचे किया और ज़रा नागवाड़ी से बोली, जी मैडम, आपका चालान हुआ है, सिग्नल तोड़ा है आपने। हवलदार ने सख्त लहजे में कहा। कब, कहाँ? मैंने तो कोई सिग्नल नहीं तोड़ा। सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी गाड़ी की स्पीड तो नॉर्मल थी। रुबाब ने भरपूर एतमाद से झूठ बोला। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई मैडम, पिछले नाके से कॉल आई है, हमें आपकी गाड़ी का नंबर नोट करवाया गया है। इसकी बात पर हवलदार ने माथे पर बल डालकर कहा तो रुबाब ने दिल ही दिल में बेख्तियार दांत पीसे। अभी वो इससे जान छुड़ाने की कोई तरकीब सोच ही रही थी कि इसकी नज़र कुछ फासले पर खड़े वर्दी में मलबूस एक पुलिस वाले पर पड़ी। ऊंचा लंबा का दिलकश नकोश का हामिल चेहरा, इस पर खूबसूरत हेयर कटिंग और वो यंग और हैंडसम पुलिस वाला था। आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए वायरलेस पर बात करता हुआ वो भरपूर रौब वाला लग रहा था। रुबाब की तेज़ नज़र इसकी शर्ट के फ्रंट पर लगे बैच पर इसका नाम और ओहदा पड़ चुकी थी, एसपी ज़ियान खानज़ादा। इसके जहन में यकदम एक ख्याल आया तो आंखें जैसे मुस्कुरा उठी। परेशान शक्लों के साथ बैठी अपनी फ्रेंड्स पर एक नज़र डालने के बाद वो हवलदार से कहने लगी, शर्म नहीं आती अपनी साहब की बीवी को रोककर इसका चालान करते हुए? आवाज़ में कदरे गुस्सा था। क्या मतलब मैम? हवलदार ने चौंक कर पूछा। जो खड़े हैं एसपी ज़ियान खानज़ादा, वो मेरे शोहर हैं। इसने कुछ फासले पर खड़े एसपी ज़ियान खानज़ादा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो हवलदार हकदक रह गया। वो आपके हस्बैंड है? हवलदार हैरानगी के मारे हकला गया था। जी, मेरे और इससे पहले इन्हें मेरा पता चले और वो मुझे रोकने की पादाश में आपका चालान काटे, सो मुझे जाने दे। इसने कदरे आगे होकर धीमी आवाज़ में कहा तो हवलदार ने धूप निकलकर सतगीर ऑफिसर एसपी ज़ियान खानज़ादा की तरफ देखा। सॉरी मैडम, गलती हो गई, आप जाइए और सर को मेरा मत बताइएगा प्लीज़, हवलदार ने भी जवाबन धीमे लहजे में कहते हुए रिक्वेस्ट की तो रुबाब ने हंसी जब्त करते हुए गाड़ी स्टार्ट की। वो हवलदार को उल्लू बनाने में कामयाब हो गई थी। अगले ही पल वो वहाँ से गाड़ी उड़ाकर ले गई। ज़ियान खानज़ादा के करीब से गुजरते हुए इन सबसे बुलंद आवाज़ से कहका लगाया था। ज़ियान खानज़ादा ने चौंकते हुए बड़े गौर से गाड़ी का नंबर नोट किया और फिर पलट कर हवलदार की तरफ आया। तुमने इन लड़कियों को जाने क्यों दिया? सिग्नल तोड़ा था उन्होंने। आ ही रहा था मैं, वो कड़े और बरहम लहजे में हवलदार से मुखातिब हुआ। सर, कमाल करते हैं आप, कैसे रोक सकता मैं? वो बेगम साहिबा थी, आपको पता चलता तो फिर मेरे हक में अच्छा ना होता। हवलदार ने खुशामदी अंदाज में कहा। क्या मतलब? कौन सी बेगम साहिबा? एसपी ज़िया ने अब्रू उचकाकर इसे घूरा। सर जी, आपकी वाइफ और कौन? वट? हवलदार की बात पर इसका दिमाग बक्स से उड़ा था। जी सर जी, इन मैडम ने कहा था कि वो आपकी वाइफ हैं, मैं इन्हें जाने दूँ, वरना आपको पता चला तो आप मेरा चालान कर देंगे। हवलदार ने वजाहत की, मगर साथ ही चेहरे का रंग भी फीका पड़ चुका था, क्योंकि एसपी ज़ियान खानज़ादा के चेहरे के तासुरात इसे गड़बड़ का अंदाज़ा हो गया था। बेवकूफ़, मुझसे तो पूछ लेते, झूठ बोलकर वह लड़की तुम्हें बेवकूफ़ बना गई। ज़ियान खानज़ादा इसे डबट कर बोला तो हवलदार का चेहरा फक हो गया था। गाड़ी की चाबी दो, इसने बरहम लहजे में कहा तो हवलदार ने जल्दी से चाबी निकालकर इसके हाथ पर रखी। अब किसी के हाथों बेवकूफ़ मत बनना, ध्यान से अपनी ड्यूटी करना। गाड़ी में बैठते हुए इसने हवलदार को सख्त लहजे में वार्न किया तो वह जल्दी से अलर्ट होते इस बात में सर हिला गया। अगरचे इन लड़कियों की गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी, मगर ज़ियान खानज़ादा फिर भी इनके पीछे जा रहा था। एक जगह नाके पर रुक कर वहाँ खड़े पुलिस एहलकारों को गाड़ी का नंबर बताया तो उन्होंने फ़ौरन कहा, सर ये गाड़ी यहाँ से लेफ़्ट साइड पर गई है। इसने फ़ौरन लेफ़्ट साइड का रुख किया। फिर काफ़ी दूर जाकर अचानक एक घर के सामने से वो गाड़ी खड़ी नजर आई। इसमें से 3 लड़कियाँ उतरी और इनके उतरते ही गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। ज़ियान खानज़ादा इसे फॉलो कर रहा था। फिर 20 मिनट बाद वो गाड़ी जिस घर में दाखिल हुई इसे देखकर ज़ियान खानज़ादा हैरान हुआ था। गाड़ी अंदर जाने के बाद गेट बंद हो चुका था।
फिर जैसे ही जियान खानज़ादा ने गाड़ी रोकी, गेट पर खड़ा गार्ड पुलिस कार को हैरानगी से देखने लगा, मगर जब नज़र जियान खानज़ादा पर पड़ी तो फ़ौरन मुअद्दब होकर सलाम किया। कमाल साहिब तो घर पर नहीं है साहिब। गार्ड को लगा वो इनसे मिलने आया होगा। नहीं, मैं कमाल अंकल से नहीं मिलने आया। ये जो गाड़ी में अंदर गई है ये। इसने दानिस्ता सवाल अधूरा छोड़ा, जिसे समझते हुए गार्ड फ़ौरन बोला, वो रुबाब बीबी हैं साहिब, कमाल साहिब की इकलौती बेटी। अच्छा, इनको यहाँ पर बुलाओ, मगर तुम इनको मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। ओके। इसने गार्ड को हुक्म दिया तो वो मुअद्दब होकर सर हिलाते रुबाब को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही रुबाब ने दरवाज़ा खोलकर झांका तो एसपी जियान खानज़ादा को अपने घर के दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई। इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गईं। आप? इसके मुंह से हैरानगी के मारे निकला। क्या हुआ बेगम साहबा? मुझे देखकर हैरान क्यों हो गई? अब ड्यूटी के बाद घर ही आना था मुझे। खाना लगाओ यार, बहुत भूख लगी है। वो इसे घबराता देखकर दिल में मुस्कुराता बज़ाहिर संजीदगी से बोला, क्या मतलब? कौन सी बेगम साहबा? वो थूक निकल कर बोली, आप और कौन? यही कहा था ना आपने हवलदार को कि आप मेरी बेगम है। एसपी जियान खानज़ादा ने इत्मीनान बड़े लहजे में सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। तो रुबाब के चेहरे का रंग उड़ गया था। देखे सर, मैंने आपके हवलदार को ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो अभी मुकरने लगी थी जब लियान ने इसकी बात काट कर कहा, मिस रुबाब, एक तो कानून तोड़ा आपने, अब ऊपर से आप झूठ भी बोल रही हैं। वो इसे सरजंच करते हुए बोला, आप मेरा नाम भी जानते हैं? वो शदीद हैरानगी से बोली, जी हाँ, पूरा शजरा नस्ब जानता हूँ। आपके वालिद का नाम कमाल हसन है, बिजनेसमैन है, सर्कुलर रोड पर इनकी सीमेंट की फैक्ट्री है। मदर की डेथ हो चुकी है, आप इकलौती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं। वो एक ही सांस में बोल गया। रुबाब आंखें फाड़े इसे देख रही थी। तो अब क्या करेंगे आप? इसके गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। क्या करना है? सज़ा मिलेगी आपको। एक तो कानून तोड़ा है, ऊपर से खुद को एक एसपी की बीवी जाहिर करके पुलिस को धोखा दिया है। वो जानबूझकर लहजे में गुस्सा लाते हुए बोला, देखिए सर, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे दरअसल घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए ऐसा हो गया मुझसे। बट मैं अभी चालान के पैसे आपको दे देती हूँ, आप खुद रख लें या चालान के लिए दे दें, ये आपकी मर्ज़ी। बल्कि मैं तो कहती हूँ हम आपस में मामला तय कर लेते हैं। आप जितने पैसे कहें मैं देने को तैयार हूँ, बस बाबा को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। वो घबराए हुए लहजे में जल्दी जल्दी बोलती गई। एसपी जियान खानज़ादा ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। क्या मतलब है मोहतरमा? आप मुझे रिश्वत की ऑफ़र कर रही हैं? वो अब्रू उचकाकर मसनू गुस्से से पूछने लगा। सर, क्या फ़र्क पड़ता है? पुलिस तो वैसे भी रिश्वत के लिए बदनाम है, आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? और बेफिक्र रहें, मैं इस बात का जिक्र भूलकर भी किसी से नहीं करूँगी। एसपी जियान खानज़ादा ने मुझसे रिश्वत ली, वो समझाने के अंदाज में बोली। जियान खानज़ादा ने इसे घूरा। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, कमाल हसन की गाड़ी वहाँ पर आकर रुकी, जिसे देखकर रुबाब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बाबा आ गए। सर प्लीज़ प्लीज़ इन्हें ये बात मत बताइएगा, बहाना कर दीजिएगा कि किसी और का एड्रेस पूछने आए हैं। आप जितने पैसे कहेंगे मैं आपको भेज दूँगी। कमाल हसन के गाड़ी से उतरकर आने तक रुबाब ने आस्ता आवाज़ में जल्दी जल्दी बोलते जियान खानज़ादा की मिन्नत की, जिसे वो सुनी अनसुनी कर गया। अरे जियान बेटा, तुम यहाँ और बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। कमाल हसन हैरानगी से कहते करीब आए और मुस्कुराकर इससे गले मिलने लगे। रुबाब शद्दर सी दोनों को मिलता देख रही थी। रुबाब, तुमने इनको दरवाजे पर क्यों रोक रखा है? अंदर चलो ना बेटा। बाब को हल्का सा डपटने के अंदाज में कहते उन्होंने जियान से अंदर चलने को कहा तो वह नफ़ी में सर हिला गया। सॉरी अंकल, अभी अंदर जाने का बिल्कुल टाइम नहीं, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, इसने माजरत हुआ लहजे में कहा। ऑन ड्यूटी यहाँ आए हो बेटा, हैरियत तो है? कमाल हसन के सवाल पर जहाँ हैरत के समंदर में गोता जन रुबाब ने हैरत से बाहर निकलते थूक निकलकर एसपी जियान खानज़ादा की तरफ इल्तिजाइया निगाहों से देखा। वहाँ जियान खानज़ादा ने इसे इग्नोर करते मुकम्मल तौर पर कमाल हसन की तरफ मुतवज्जा रहा। वो दरअसल अंकल, एक लड़की सिग्नल तोड़कर भागी, मैं इसका पीछा करते यहाँ तक आया तो पता चला वो आपकी बेटी है, इसने संजीदगी से बताया। रुबाब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कमाल हसन ने नाराज़गी से रुबाब की तरफ देखा और कहा, बाबा, वो इशल मेरे साथ थी, इसे फ़ोन आया था कि इसकी दादों की तबीयत ख़राब थी तो इसीलिए फ़ास्ट ड्राइविंग करना पड़ी। एक हुसीली निगाह एसपी जियान खानज़ादा पर डालकर इसने बाप को जवाब दिया, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया आपने, बल्कि मुझे तो गालबन पैसों की रिश्वत की पेशकश की जा रही थी। कमाल हसन के कुछ कहने से कबल जियान बोल उठा, हाँ तो पर्सनल रीज़न थी, आपको कैसे बताती? और रिश्वत की ऑफ़र करने में कौन सी कोई गलत बात थी? रिश्वत लेना तो पुलिस वालों का काम है।
वो इसे घूरते हुए बदतमीजी से बोली, रुबाब बिहेव योर सेल्फ। कमाल हसन ने इसे डांटा तो वो मुंह बनाकर रह गई। एसपी जियान खानजादा बाबा का जानने वाला था, ये जानकर अब वो बेखौफ हो गई थी। ऊपर से इसके मना करने के बावजूद जियान खानजादा का बाबा के सामने हर बात बोलना भी इससे सख्त गुस्सा दिला रहा था। फिर अचानक इसे ख्याल आया कि कहीं वो बात भी ना बता दे जो वो हवलदार से कह आई थी। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी, या अल्लाह इस शख्स की ज़बान को मज़ीद ना खुलने देना, वो बात ये भूल जाए। फिर ऐसा ही हुआ। इसने मज़ीद कुछ ना कहा बल्कि मुस्कुराकर कमाल हसन से कहने लगा, कोई बात नहीं अंकल, आप कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी जगह अगर कोई और ऑफिसर होता तो यकीनन मसला बनता, लिहाजा आप इन्हें समझा दें आइंदा एहतियात से ड्राइविंग करें। वो आमंदाज में कहते कमाल हसन से मिलकर अपनी गाड़ी में जा बैठा। रुबाब ने दांत के चिकचाकर एक नज़र इस पर डाली। बड़ा ईमानदार पुलिस ऑफिसर, वो बड़बड़ाते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई। हसन अली जो शाहपुर गांव के ज़मींदार थे, इनके 2 ही बेटे थे, बड़े जलाल हसन और छोटे कमाल हसन। जलाल हसन ने 8वीं क्लास के आगे तालीम हासिल नहीं की क्योंकि वो ज़मीनों और कारोबारी मामलात में दिलचस्पी रखते थे। अलबत्ते कमाल हसन को पढ़ाई का शौक़ था। यूनिवर्सिटी के दौरान ही इन्हें अपनी क्लास फेलो आफिया से मोहब्बत हो गई। चूँकि इनके यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी का रिवाज नहीं था, इसलिए उन्होंने चुपके से आफिया से शादी कर ली। जब हसन अली को पता चला तो पहले तो वो सख्त नाराज़ हुए, मगर फिर उन्होंने माफ़ कर दिया। कमाल हसन बीवी को लेकर हवाली आ गए, मगर जलाल हसन और इसकी बीवी को कमाल हसन और आफिया से परहाश थी। दरअसल इन्हें यह खदशा था, यहाँ रहे तो ज़मीनों में हिस्सादार बन जाएंगे। लिहाजा हसन अली की वफ़ात के बाद जलाल हसन और इसकी बीवी ने लड़ाई झगड़ा करके कमाल हसन और आफिया को हवेली से निकाल दिया। कमाल हसन ने शहर आकर छोटे पैमाने पर अपना बिजनेस शुरू किया, जिसमें इनके दोस्त फारूक खानजादा ने इनकी भरपूर मदद की। इसी दौरान इन्हें अल्लाह ताला ने बेटी अता की, मगर आफिया का इस मौके पर इंतकाल हो गया। आफिया के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि बेटी रुबाब की ही परवरिश की और बिजनेस भी संभाला। वक्त गुजरता गया। रुबाब 20 साल की हो चुकी थी। इकलौती होने और नाजो नामे पलने के वजह से इसमें कुछ खुदसरी तो थी, मगर साथ ही बाप का रौब भी था। कमाल हसन जहाँ इसके लाड उठाते वहाँ गलत बातों पर भी टोकते। रुबाब, आज यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना, फ़ारूक के पोते की सालगिरह है, 4 बजे हमें वहाँ जाना है। वो नक्सक से तैयार पर्स कंधे पर लटकाए यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी जब कमाल हसन ने इसे कहा, बाबा मैं क्या करूँगी जाकर, आप खुद चले जाए ना। इसने बेजार लहजे से कहा, क्योंकि आज इसका अपनी फ्रेंड्स के साथ यूनिवर्सिटी के बाद शॉपिंग मॉल्स की हाँक छानने का इरादा था। रुबाब, तुम्हारा चलना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ारूक ने बतौर हाथ से मुझे तुम्हारा कहा है। हमेशा मैं खुद ही जाता हूँ इनके फैमिली फंक्शंस में, मगर आज तुम मेरे साथ चल रही हो। ओके, कमाल हसन ने बेहद संजीदगी से कहते सामने रखे अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गए, जिसका मतलब था कि अब मज़ीद बहस के मूड में नहीं। ये बाबा बिना हर बात में अपनी मर्जी करते हैं। वो पाँव पटकती गाड़ी में आ बैठी थी। शून्य में टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। रुबाब, फिर आज शॉपिंग पर चल रहे हैं ना हम लोग। क्लास ख़त्म होने के बाद रुबाब जैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकली, वो पूछने लगी, नहीं यार आज नहीं, क्योंकि आज बाबा के साथ फ़ारूक अंकल के यहाँ जाना है। इसने मुंह लटका कर कहा, क्या यार तुम अंकल को इनकार नहीं कर सकती थी। विशाल ने मुंह बनाया, किया था, बट तुम लोग जानती हो बाबा को किसी काम का हुक्म दे दें तो बस फिर वो मुझे करना ही होता है। वो ठंडी सांस भरकर बोली। फिर हम सबको खुदा हाफिज़ कहकर घर पहुंची तो बाबा ऑफिस से आ चुके थे और इसका इंतज़ार कर रहे थे। वो तैयार होने कमरे में आ गई। गोया के फ़ारूक अंकल के घर पहले भी चंद बार जा चुकी थी, मगर किसी फंक्शन में पहली बार जा रही थी, इसलिए इवेंट की मुनासबत से इसने सियाह सितारों से झिलमिलाता पाँव को छूता रेशमी फ्राक मुंतखब किया। ऐसे कपड़े वो खरीदती तो शौक़ से थी, मगर पहनने की नौबत कभी कभार ही आती थी। यूनिवर्सिटी में वो ज़्यादातर जीन्स के ऊपर लॉन्ग शर्ट ही पहनती थी। ड्रेस चेंज करने के बाद इसने दरमियान में थोड़े से बालों को छोटे से कैचर में जकड़ा, बाकी दोनों इतराफ से खुले रहने दिए। लाइट से मेकअप और सूट से हम रंग बड़े बड़े झुमके पहनने के बाद इसने आईने में खुद को स्टाइलिश बड़ी नज़र से देखा था। बड़े बड़े ग्रे आंखें, दरमियानी नाक, खूबसूरत से होंठ, इसके चेहरे के नगोश हर लिहाज से परफेक्ट थे। ऊपर से दमकता फेयर कलर और मतनासिब सरापा। वो प्यारी तो थी ही, मगर इस तैयारी के बाद और भी हसीन लग रही थी। सैंडल्स की बजाय इसने नाजुक सी पेंसिल हील मुंतखब की थी। फंक्शन का इंतज़ाम घर के लॉन में ही किया गया था। फ़ारूक अंकल और इनकी फैमिली से बड़ी मोहब्बत मिली थी। ख़ास तौर पर इनकी मिसेस फ़रहीन खानज़ादा ने तो इसके माथे पर बोसा भी दिया था और इसकी खूबसूरती को भी सराहा। झटका तो इसे वहाँ एसपी जियान खानज़ादा को देखकर लगा था। ये तो उस रोज़ वो जान गई थी कि वो बाबा का जानने वाला है, मगर वो अंकल फ़ारूक का बेटा होगा, इसे ये नहीं पता था।
اوہو، اس ایس پی کے نام کے ساتھ خانزادہ ہے تو یہ فاروق خانزادہ انکل کا بیٹا ہوگا۔ یہ بات تو مجھے اس روز ہی سمجھ آنی چاہیے تھی اور کال کر کے فاروق انکل سے اس ایڈیٹ کی شکایت کرنی چاہیے تھی کہ اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے بابا کو بتا دیا۔ اس نے اپنی عقل کو کوسا۔ اس کی فاروق انکل کے ساتھ اچھی بے تکلفی تھی۔ اگر بابا کسی بات کے لیے انکار کرتے تو وہ فاروق انکل کو ہی کال کر کے سفارش کرواتی تھی۔ فاروق انکل کی فیملی میں کون کون تھا یہ بات اسے نہیں پتہ تھی، نہ اس نے جاننے میں دلچسپی لی تھی۔ بلیک جینس پرس، فیس شرٹ اور بلیک ہی لیدر کی جیکٹ پہنے خوبصورت سے ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ رباب کو دیکھ کر اس نے اسمائل پاس کی تھی، مگر رباب کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ کیا ہوتا جو اگر اس روز وہ بابا کے سامنے اس کی عزت رکھ لیتا تو اسے پیٹ کے ہلکے لوگوں سے سخت نفرت سے، اس لیے اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ پھر ڈنر کے وقت جب سب لوگ ٹیبلز کی طرف گئے تو وہ جنید کی کال سننے کے لیے ایک سائڈ پر آ گئی۔ جنید اس کا یونیورسٹی فیلو تھا اور اچھا دوست بھی۔ 5 منٹ بات کرنے کے بعد وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی جب زیان خانزادہ چلا آیا۔ کیسی ہے مس رباب؟ امید ہے پھر کوئی سگنل نہیں توڑا ہوگا، وہ مسکرا کر گویا ہوا، مگر رباب کے اندر آگ لگ گئی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ اگر تم بھی تو چلان بھرنے کی اہلیت رکھتی ہوں میں، وہ اسے گورتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی۔ ہاں، شوق سے اڑائیں کمال انکل کا پیسہ۔ وہ شاید کچھ نہیں کہتے ہوں گے مگر مستقبل کے لیے خیال رکھیں، کیونکہ باپ کی طرح شوہر بھی اپنا پیسہ برباد ہونے دے ایسی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا شوق سا تھا، مگر باپ تو سلگ اٹھی تھی۔ او ہیلو مسٹر، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا شوہر مجھے اپنا پیسہ برباد کرنے دے گا یا نہیں یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے کام پر دھیان دیں۔ مسٹر ایماندار اور اصول پسند پولیس آفیسر، برہمی سے کہتے آخر میں اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ وہ برا ماننے کی بجائے جواب میں گہرے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ کیسے رکھوں اپنے کام سے کام؟ یہ فکر مجھے ہی کرنی ہوگی محترمہ، وہ مینی ہیز لہجے میں اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ رباب نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ کچھ مطلب نہیں، ویسے آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ جائیے کھانا کھا لیں، وہ کندھے اچکا کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ رباب نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ پھر اس کی بات کا مطلب اسے چند دنوں بعد سمجھ آ گیا تھا جب بابا نے اس سے زیان کے پرپوزل کے لیے پوچھا۔ سوری بابا، مجھے وہ پسند نہیں، کیونکہ پولیس والے مجھے اچھے نہیں لگتے، اس نے صاف انکار کیا۔ کمال حسن جو اب جواب میں کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، رباب مجھے زیان بہت پسند ہے، پرسنلی بھی اور پروفیشنلی بھی۔ وہ ایک اچھا اصول پسند ایماندار پولیس آفیسر ہے، بہت اچھا امیج ہے اس کا اپنے محکمے میں، اس کا مستقبل روشن ہے، بہت آگے تک جائے گا وہ، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ کمال حسن کا انداز سمجھانے والا تھا۔ وہ آپ کو پسند ہوگا بابا، مجھے نہیں، میں اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ فون ناراضگی سے بولی۔ دیکھو رباب، میں تمہیں 2 دن دے رہا ہوں سوچنے کے لیے، تم اچھی طرح سوچ کر 2 دن بعد مجھے جواب دے دینا، مگر اتنا یاد رکھنا زیان جیسے لڑکے پھر تمہیں شاید نہ ملیں۔ کمال حسن نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ 2 دن بعد میرا یہی جواب ہوگا، رباب نے بھی بے حد سنجیدگی سے کہا۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں تم اچھی طرح سوچ لو اور آگے مجھے مزید کوئی بحث نہیں کرنی۔ کمال حسن ناراضگی سے کہتے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ رباب سر جھٹک کر اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں جنید کی کال آ رہی تھی۔ جنید اور اس کی فرینڈ شپ قبل لانگ ریلیشن شپ میں بدلے خود اسے بھی پتہ نہ چلا۔ جنید ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی فرینڈز جنید کو پسند نہیں کرتی تھی اور رباب کو سمجھاتی تھی کہ یار وہ لالچی ہے، تمہارے پیسے کے لیے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، محبت و حبت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر رباب یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جنید، تم اپنا رشتہ نہیں بیچ سکتے کیا؟ جنید کو ساری بات بتانے کے بعد اس نے کہا، میں بیچ تو دوں مگر تمہارے بابا صاف انکار کر دیں گے، پھر تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی کیا؟ جنید نے کئی بار کی کہی ہوئی بات دہرائی جس پر وہ ہمیشہ سے انکار کرتی آئی تھی۔ تم پہلے رشتہ تو بیچو، پھر بابا کا رد عمل دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر فیصلہ لیں گے کیا کرنا ہے، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ جنید فوراً راضی ہو گیا۔ 2 دن بعد جب میں بابا کو ایس پی والے پرپوزل کا انکار کروں گی تو پھر اس کے بعد تم اپنا پرپوزل لانا۔ جنید کی حامی بھرنے کے بعد اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن یونیورسٹی میں اس نے جب اپنی فرینڈز کو ایس پی زیان خانزادہ کے پرپوزل کے بارے میں بتایا تو وہ اس پر رشک کرنے لگی اور اصرار کرنے لگی کہ وہ جنید جیسے لالچی کے بجائے زیان خانزادہ کو چنے، مگر رباب کے دماغ پر تو جنید کی چکنی چڑی باتوں کا اثر تھا۔ 2 دن بعد جب اس نے بابا کو زیان خانزادہ کے لیے انکار کیا تو وہ کافی دیر تک افسردگی سے اسے دیکھتے رہے۔ تم نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے رباب، دعا کرو کہ تمہیں کبھی اس پر پچھتانا نہ پڑے، انہوں نے افسوس بڑے لہجے میں کہا تھا۔ رباب کو کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ دوسرے دن یونیورسٹی میں اس نے جنید کے ساتھ بیٹھ کر طے کیا
कि आज शाम को अपने पेरेंट्स को रिश्ते के लिए भेजेगा। जुनैद से मामला तय करके वो जैसे ही यूनिवर्सिटी से निकली, सामने गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़े ज़ियान खानज़ादा को देखकर ठटकी। ब्लू जीन्स पर रेड टी शर्ट पहने अपनी भरपूर मर्दाना वजाहत के साथ वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। इसका और वाजबी सी शक्ल वाले जुनैद का कोई मुकाबला नहीं था। अगर कोई और लड़की होती तो ज़ियान खानज़ादा के साथ को अपनी खुशकिस्मती समझती, मगर बाप कमाल को वो एक तो इसलिए पसंद नहीं आया कि वो पुलिस वाला था, दूसरा इसने इस रोज़ बाबा के सामने इसकी इज्जत नहीं रखी थी। ये दो वजूहात प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए काफ़ी थी। मुझे आपसे बात करनी है। इसे आता देखकर पैंट की जेबों में हाथ डाले वो करीब आया। जी फरमाइए, रबाब ने स्पाट लहजे में कहा। कहीं बैठकर बात करते हैं। वो इधर उधर देखते हुए, सॉरी, कहीं जाने और बैठने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। आपको जो भी बात करनी है यही करें, वो रूड लहजे में बोली। जवाब में ज़ियान चंद पल खामोशी से इसे देखता रहा। जो कहना है जल्दी कहें। रुबाब को इसकी नज़रों से कोफ्त हुई। ज़ियान ने अफसोस के एहसास के साथ इसका ये कोफ्त बड़ा अंदाज मुलाजा किया था। मेरा प्रपोज़ल क्यों रिजेक्ट किया आपने? इसने बेहद संजीदगी से सवाल किया था। किसी का प्रपोज़ल रिजेक्ट करने या एक्सेप्ट करने का पूरा पूरा हक है मुझे। इसने भी इतनी ही संजीदगी से जवाब दिया। बेशक प्रपोज़ल रिजेक्ट करने या एक्सेप्ट करने का पूरा पूरा हक है आपको, मगर मैं किसी नहीं हूँ। आखिरी लफ्ज़ों पर इसके लहजे से नाराज़गी सी झलकी थी। क्यों, आप क्या आसमान से उतरे हैं? रुबाब ने तंजिया अंदाज में पूछा। ज़ियान ने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किया। मुझे सिर्फ खुद के रिजेक्ट किए जाने की वजह जाननी है। क्या यह वजह काफ़ी नहीं कि मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं है? वो उखड़े हुए लहजे में बोली। तो सिर्फ यही वजह है मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करने की कि आपको पुलिस वाले पसंद नहीं? ज़ियान ने गहरी सांस लेकर इसे देखा। इसके अलावा भी हो सकती है, मगर मैं वो शेयर करना ज़रूरी नहीं समझती। मगरूर अंदाज में कहती वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ज़ियान खानज़ादा ने खामोशी से इसका ये मगरूर अंदाज से मुलाहजा किया था। जुनैद के पेरेंट्स आए थे रिश्ता लेकर और हस्बे तोका कमाल साहब ने इनकार कर दिया था। इनके जाने के बाद रुबाब पर नाराज़ हुए कि इस वजह से तुमने ज़ियान का प्रपोज़ल ठुकराया। मगर रुबाब जिद रही कि वो एक बार जुनैद से मिल तो ले, लेकिन वो राज़ी ना हुए तो मजबूरन से फ़ारूक अंकल से बात करके सिफारिश करवानी पड़ी। जुनैद कमाल हसन पर कोई खास तासुर ना डाल सका। इससे मिलने के बाद उन्होंने रुबाब को साफ साफ कह दिया कि वो इस लालची लड़के से कभी भी इसकी शादी नहीं करेंगे। तो वो मजबूरन जुनैद की बात मानने इससे कोर्ट मैरिज करने का सोच रही थी। जब गांव से इसके ताया जलाल हसन और इनकी बीवी कमाल हसन को मनाने चले आए। कमाल हसन जो हमेशा बाई को खोने के रंज में मुब्तला रहे थे, 20 साल बाद बाई को पाकर बेहद खुश हुए थे। जलाल हसन ने सिर्फ मनाने नहीं आए थे, बल्कि अपने बेटे मुराद के लिए रुबाब का रिश्ता मांगने भी आए थे। बड़ी बड़ी मूँछों वाले रवायती ज़मींदारों वाले हुलिये इस पर हबासत बड़ी निगाहों वाला मुराद पहले ही नज़र में रुबाब को जहर लगा था। कमाल हसन जो पहले ही रुबाब से सख्त नाराज़ से, इस बार उन्होंने रुबाब से पूछने की सहमति ही नहीं की और मुराद के साथ इसका रिश्ता पक्का कर दिया। रुबाब ने जब एहतजाज करना चाहा तो ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने रुबाब पर हाथ उठाया था। इसी शाम वो खामोशी से घर से निकल गई थी। वो और जुनैद कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट जा रहे थे। जब रास्ते में गाड़ी खराब होने पर वो रुके थे कि अचानक गश्त करने वाली पुलिस ने दोनों को धर लिया और थाने ले गए। ज़ियान खानज़ादा जो इसी वक्त थाने से निकलने लगा था, रुबाब को एक लड़के के साथ थाने में देखकर जहाँ हैरान हुआ, वहाँ मामला समझ आने पर इसके अंदर आग दहक उठी। तो ये थी मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने की असल वजह। रुबाब हसन दुख और तनफर के मिले जुले एहसास के साथ इसने रुबाब हसन से कहा। जवाबन वो नज़रें झुका गई थी। ज़ियान खानज़ादा के लिए अच्छा मौका था। वो चाहता तो कमाल हसन को फ़ोन करके वहाँ बुलवाकर इनकी बेटी का कारनामा इन्हें बताकर अपनी रिजेक्शन का बदला ले सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। वो इसे इसके घर के बाहर ड्रॉप कर गया था। जब वो गाड़ी से उतरने लगी तो बेहद संजीदगी से इसने इसे कहा, अल्लाह ने तुम्हें बचाना था, तुम बच गई हो रुबाब हसन, वरना जो कदम तुम उठाने जा रही थी इसके बाद कहीं की ना रहती। इस लड़के का क्रिमिनल रिकॉर्ड है थाने में। तुम पहली लड़की नहीं हो जो इसके धोखे में आ रही हो। अपनी बात कहकर इसके फक चेहरे की तरफ देखे बिना आगे बढ़ गया था। दौरान तफ्तीश इसने जुनैद के मुंह से गुलवा लिया था कि रुबाब हसन इससे कोर्ट मैरिज करने जा रही थी। वो जिस खामोशी से गई थी, इसी खामोशी से घर लौट आई थी। कमाल हसन को पता ना चल सका। रात को इसे व्हाट्सएप पर ज़ियान खानज़ादा की तरफ से जुनैद के मुजरिमाना रिकॉर्ड की तमाम तफसीलात सबूतों के साथ मौसूल हुई थी, जिन्हें देखकर वो शर्मंदा रह गई थी। अब मुराद के रिश्ते पर खामोशी इख्तियार करने के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं था। पहली बार इसे सख्त पछतावा हो रहा था। इसने ज़ियान खानज़ादा को ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती की थी। फिर भी इसने मुराद हसन जैसे शख्स से खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की। कमाल हसन के सामने रोते हुए कहा, बाबा
میری شادی مراد کے ساتھ مت کریں، بے شک زیان سے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر مراد نہیں، وہ موقع تم گنوا چکی ہو رباب، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اگر اپنے بھتیجے پر غیر لڑکے کو ترجیح دوں گا تو اپنے بھائی کے رشتے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گا، جو میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ اور دوسرا زیان کا رشتہ اب فاروق کہیں اور کرنے لگا ہے، کمال حسن نے سرد لہجے میں کہا تھا، مگر وہ پھر بھی ضد پر اڑی رہی تو مجبوراً انہیں دھمکی دینی پڑی کہ اگر تم نے مراد سے شادی پر راضی نہ ہوئی تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ مجبوراً اس نے سر جھکا دیا تھا۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں چلنے لگی۔ نکاح سے ایک روز پہلے کمال حسن انتظامات کے سلسلے میں گاؤں گئے تو وہیں پر ہارٹ اٹیک آ جانے سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ رباب باپ کی اچانک موت کی خبر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ چونکہ دفنانا گاؤں میں تھا اس لیے کمال حسن کی ڈیڈ باڈی کو شہر نہیں لے جایا گیا تھا۔ مراد آ کر اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی گاؤں لے گیا تھا۔ فاروق خان زادہ اور زیان خان زادہ بھی جنازے میں شرکت کے لیے گاؤں گئے تھے۔ ابھی کمال حسن کی موت کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے تایا تائی نے مراد اور اس کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ رباب نے سنا تو ششدر رہ گئی، وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں، اسے کچھ وقت چاہیے۔ اس بات پر تایا کو راضی کرنے کے لیے ایک رات ان کے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا اور دروازے پر ان کی باتیں سن لی۔ مراد پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ رباب سے اس کی شادی وہ صرف اس کے حصے کی زمین اپنے نام لگوانے کے لیے کر رہے تھے، اس کے بعد وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ساتھ ہی اس پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ ان کی یہ پلاننگ کمال حسن نے سن لی تھی، اسی لیے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ رباب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اس نے بالکل ظاہر نہ ہونے دیا ان لوگوں پر کہ وہ ان کے ارادے جان چکی ہے۔ اس نے تایا تائی سے بہانہ کیا کہ وہ نکاح سے پہلے شہر والے گھر جا کر اپنے زیورات اور پیسے لانا چاہتی ہے۔ ویسے تو وہ کبھی راضی نہ ہوتے، مگر زیورات اور پیسوں کا سن کر انہوں نے اجازت دے دی اور مراد کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ سارے رات سے مراد اپنی بےہودہ بے باک باتوں اور نظروں سے اسے زج کرتا آیا۔ کئی بار تو اس نے رباب کو چھونے کی بھی کوشش کی، خون کے گھونٹ پیتی وہ بمشکل برداشت کرتی رہی۔ گھر پہنچ کر اس نے مراد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اکبر دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ فاروق انکل کے گھر کی طرف تھا۔ اس وقت صرف وہی تھے جو اسے بچا سکتے تھے۔ فاروق خان زادہ اسے بدحواس حالت میں دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ رباب نے رو رو کر انہیں ساری بات بتا دی تھی، جسے سن کر انہیں بے حد دکھ ہوا تھا۔ وہ اور ان کی بیوی رباب کو تسلیاں دیتے رہے کہ وہ ان کے پاس محفوظ ہے، مگر جلال حسن اور مراد جو اسے پورے شہر میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، تیسرے دن وہاں پہنچ گئے اور رباب کا مطالبہ کیا۔ فاروق خان زادہ نے اپنے ہاں رباب کی موجودگی سے صاف انکار کر دیا، مگر وہ دمکا کر گئے کہ دوسرے دن پھر اسی وقت آئیں گے۔ اگر رباب کو ان کے حوالے نہ کیا گیا تو وہ ان پر اپنی بھتیجی کے اغوا کا مقدمہ درج کرا دیں گے۔ فاروق خان زادہ جانتا تھا کہ جلال حسن بااثر ذمہ دار تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رباب کو وہ اسی صورت میں بچا سکتے تھے جب رباب سے ان کا کوئی مضبوط رشتہ بن جاتا۔ بیوی سے مشورے کے بعد انہوں نے رباب کا نکاح زیان سے کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ایک بار پہلے تو وہ چونکا زیان کے لیے انکار کر چکی تھی تو ہو سکتا اب بھی راضی نہ ہوتی، اس لیے انہوں نے رباب سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ مگر جواب میں اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا، انکل اس وقت زیان کے پرپوزل سے انکار کرنا میری بہت بڑی غلطی تھی، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار میں آپ کو دیتی ہوں۔ فاروق خان زادہ اور فرحین خان زادہ اس کے جواب سے خوش ہو گئے، مگر زیان کو پتہ چلا تو وہ ہتھے سے اکڑ گیا۔ اس کی انا کو بالکل گوارا نہیں تھا کہ ایسی لڑکی کو اپنانا جو اسے ٹھکرا چکی ہو۔ فاروق خان زادہ اور فرحین خان زادہ نے بڑی مشکلوں سے اسے راضی کیا، یہ کہہ کر کہ فی الحال وہ رباب کے تایا اور کزن سے اس کی جان چھڑانے کے لیے اس سے نکاح کر لے، بعد میں وہ اگر اسے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، تو وہ تب جا کر راضی ہوا تھا۔ اسی رات مولوی اور گواہوں کی موجودگی میں دونوں کا بہت سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد بھی زیان کے اندر کوئی احساس تھا تو صرف ناگواری اور غصے والا۔ وہ تمام احساسات جو رباب حسن کے ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر جاگے تھے وہ مر چکے تھے۔ دوسری طرف سجی سنوری سی رباب شرمندہ سی اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد فرحین خان زادہ نے ارجنٹ بیوٹیشین کو بلوا کر اسے تیار کروا دیا تھا، ڈریس بھی اسی وقت آن لائن منگوایا تھا۔ بے شک نکاح جن حالات میں جتنی جلدی ہوا تھا، مگر یوں بالکل سادہ ہولی میں رباب کو زیان کے روم میں بھیجنا انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے آنن فانن سب انتظام کر کے اسے تیار کر کے بھیجا تھا۔ ساتھ ہی اس کا روم بھی پھولوں سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ رباب نے اگرچہ فرحین آنٹی کو منع نہیں کیا، مگر دل میں اسے یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی پہلی ریجیکشن کی وجہ سے وہ بڑی مشکلوں سے اس سے نکاح پر راضی ہوا تھا۔ ایسے میں بن ٹھن کر اس کی سیجز سجانا اور بیٹھنا اسے سخت آکورڈ سا فیل ہو رہا تھا۔ مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے یا چینج کر لینا چاہیے، ابھی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔
जब दरवाज़ा खुला और ज़ियान खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ, सजा संवरा कमरा और बेड पर दुल्हन के रूप में बैठी रुबाब हसन को देखकर इसे झटका लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपने कमरे में इसकी मौजूदगी की तवक्का नहीं कर रहा था, इसीलिए हैरत के झटके से निकलकर इसके करीब आते हुए दुरुस्त लहजे में बोला। रुबाब इसके तेवर देखकर हाइफ होती जल्दी से बेड से नीचे उतरी। वो आंटी छोड़ गई मुझे यहाँ। इसकी तरफ देखते इसने घबरा कर वजाहत दी। इस बात पर वो एक पल के लिए खामोश हुआ, मगर फिर इसके हुलिये की तरफ देखकर चोट करते हुए बोला, और ये सब करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? कोई अरमान जाग रहे थे क्या? इसका मतलब समझते रुबाब का चेहरा सुर्ख हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब तो आंटी ने। वो शर्मिंदगी से वजाहत देने लगी जब वो इसकी बात काट कर दरस्तगी से बोला, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं जो मम्मी के कहने पर सर झुकाती गई। इनकार कर देती तो मम्मी ऐसा कुछ ना करती, मगर तुम्हें तो शायद ये गुमान था कि तुम्हारे हुस्न से घायल होकर तुम्हें चाहूँगा, सराहूँगा। ऐसी तमाम खुशफहमियाँ अपने दिल से निकाल दो मोहतरमा। ये निकाह का करवा गोंठ मैंने अपने पेरेंट्स के मजबूर करने पर पिया है, लिहाजा मुझसे किसी किस्म की उम्मीदें वाबस्ता करने की ज़रूरत नहीं है। वह 1 मिनट में इसे इसकी औकात दिखाता ड्रेसिंग रूम में चला गया था। रुबाब हसन बेइज्जती के एहसास से सुन खड़ी थी। अब इसे एहसास हो रहा था कि किसी के ठुकराने से कितनी जिल्लत महसूस होती है। वो जब ड्रेसिंग रूम से चेंज करके निकला तो वो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ज़ियान खानज़ादा को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो इसे इग्नोर करता बेड की तरफ बढ़ा, जिस पर बिछी चादर पर फूल बिखरे थे। इसने तनफ़्फ़ुर बड़े अंदाज में चादर के कोने से पकड़ते इसे उछाल कर फेंका था। चादर कमरे के कोने में जा गिरी, जबकि फूल पूरे कमरे में बिखर गए। साकत खड़ी रुबाब को यूं महसूस हुआ जैसे इसने चादर और फूलों को नहीं बल्कि इसे उठाकर फेंका हो। बेड साफ होने के बाद वो एक साइड पर लेट गया और साथ ही हाथ बढ़ाकर नाइट बल्ब भी ऑन कर दिया। रुबाब के साकत वजूद में जुम्बश हुई। इसने गहरी सांस लेकर दोनों हाथों में पैरों को छूती, अपनी मैक्सी को संभाला और आंसू पीते हुए ड्रेसिंग रूम में आ गई। खुद को जिलुए और बारी ड्रेस से निजात दिलाने के बाद इसने एक सादा सा सूट मुंतखब किया और चेंज करके कमरे में आ गई। सोने के लिए वो सोफे की तरफ जा ही रही थी जब इसकी बरहम आवाज़ पर रुकी। अब ये सोफे पर सोने का कौन सा ड्रामा शुरू हो रहा है? समझती क्या हो अपने आप को तुम? क्या कोई हो पड़ी हो जिसके पहलू में सोते हुए मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकूंगा? ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। ज़ियान खानज़ादा दिल से उतरी हुई चीज़ों की तरफ देखता भी नहीं। वो शदीद गुस्से से कह रहा था। बाब शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास समेत पलट कर बेड की तरफ आई और झिझकते हुए दूसरी साइड पर लेट गई। ज़ियान खानज़ादा एक सुलगती निगाह इस पर डालकर करवट बदल गया था। रुबाब ने भी आंखें बंद कर ली थी। दूसरे दिन जलाल हसन और मुराद फिर से आदम के थे, मगर जब फ़ारूक खानज़ादा ने इन्हें निकाहनामा दिखाया तो वो अपना सा मुँह लेकर चले गए थे। रुबाब ने मुसीबत टलने पर खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ दिन तो वो घर पर ही रही, मगर फिर फ़ारूक अंकल से बात करके इसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। वो हर चीज़ के लिए फ़ारूक अंकल और फरहीन आंटी से पूछने लगी थी, क्योंकि ज़ियान का अंदाज लातल्लुक सा था। वो इससे बात तक करने का रवादार नहीं था। अगर मजबूरी में मुखातिब करना भी पड़ता तो इसका लहजा सर्द और स्पाट होता। एक बेड शेयर करने के बावजूद दोनों में मीलों दूरियां थी। वो दिल ही दिल में ज़ियान खानज़ादा की शराफत और मजबूत नफ्स की कायल हो गई थी, वरना एक ही बेड पर सोने के बावजूद कौन सा मर्द अपनी हसीन और जमील बीवी को इग्नोर कर सकता था भला। इस रोज़ वो सुबह यूनी जाने के लिए तैयार हो रही थी। ज़ियान भी कमरे में था और सोफे पर बैठा फाइलों का मुतालिया कर रहा था। स्याह सिल्क के गहरे गले वाली स्लीवलेस शर्ट पर नेट की अपर पहने नीचे स्याह ट्राउज़र के साथ वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई और आईने के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश करने लगी। ज़ियान इसे इग्नोर किए मुकम्मल तौर पर अपनी फ़ाइल की तरफ मुतवज्जा था। तैयार होकर दुपट्टा कंधे पर डाले पर्स उठाए वो कमरे से निकल ही लगी थी जब ज़ियान ने यूं ही नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा और शॉक्ड रह गया। इससे पहले वो रूम से बाहर निकलती ज़ियान इसे रोक चुका था। कुछ शर्म और हया भी है तुम में या नहीं? इस हुलिये में जाओगी? वो इसके बढ़ना बाजों की तरफ इशारा करते गुस्से से बोला। तो रुबाब का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख पड़ा था। मैं पहले भी इसी तरह की ड्रेसिंग करती थी। बोलते हुए इसने आवाज़ से गुस्सा जाहिर न होने दिया। ऐसी ड्रेसिंग तुम अपने बाप के घर में करती होगी, मगर अब तुम अपने शोहर के घर में हो और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम इस तरह नीम बढ़ाना बाहर जाओ और गैर मर्द तुम्हें देखकर आंखें सेंके। वो तेज़ लहजे में बोला। रुबाब सुरख चेहरे के साथ खामोशी से चेंज करने ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। यूनी से वापसी पर इसे ड्राइवर ने लेने जाना था, मगर इस रोज़ ड्राइवर किसी ज़रूरी काम से छुट्टी पर गया था, जिसकी वजह से फ़ारूक खानज़ादा ने ज़ियान को फ़ोन करके कहा कि वह इसे यूनिवर्सिटी से पिक करे। ज़ियान इस आर्डर पर सच झिंझलाया, मगर बाप को इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए बेहद खराब मूड के साथ वो इसे लेने चला गया। मगर जैसे ही यूनी के गेट पर पहुंचा, सामने का मंजर देखकर इसका खून खोल उठा। मुराद चीखती चिल्लाती रुबाब के बाजू से पकड़कर खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था।
जियान तीर की तरह अपनी गाड़ी से उतरकर भागते हुए इन तक पहुंचा था। घटिया इंसान, छोड़ो मेरी बीवी को। इसने मुराद के मुंह पर जोरदार पंच मारा और इसे ज़मीन बोस कर दिया। मुराद ने बमुश्किल पंच की तकलीफ बर्दाश्त करते हुए जेब में हाथ डालकर पिस्टल निकाला और जियान पर फायर दाग दिया, मगर खौफ से थर थर कांपती रुबाब जो इसी पल जियान से आकर लिपटी थी, जियान की बजाय वो गोली इसे लग गई थी। जियान हंज़ादा पहले तो बौछकार रह गया, फिर बिजली की सी तेज़ी से रुबाब को ज़मीन पर लटाते इसने मुराद पर छलांग लगाई थी। थोड़ी सी तगोदो के बाद वो इस पर काबू पा चुका था। आसपास खड़े लोग भी इसकी मदद को आ गए थे। पुलिस के आने तक इसे पकड़े रखो, वो इन लोगों से कहते तेज़ी से बेहोश पड़ी रुबाब की तरफ लपका, जिसके कंधे से खून बह रहा था। इसे गाड़ी में डालने की वो तूफानी रफ्तार से ड्राइव करता हॉस्पिटल पहुंचा था। इसी दौरान वो अपने मातहत को भी फ़ोन करके मुराद हसन को गिरफ्तार करने का आर्डर दे चुका था। अगरचे डॉक्टर्स ने गोली निकाल ली थी, मगर खून ज़्यादा बह जाने की वजह से इसे होश नहीं आया था। फ़रूक खानज़ादा और फरहीन खानज़ादा भी पहुंच चुके थे। दोनों ही बेहद परेशान थे। जियान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इधर से उधर टहल रहा था। वो सख्त बेचैन था, वजूद में शरारत दौड़ रहे थे। वो रुबाब की वजह से हॉस्पिटल में रुका हुआ था, वरना इसका दिल कर रहा था कि उड़कर थाने पहुंचे और इस मुराद की वो मरम्मत करे कि इसकी चीखें आसमान को छुएं। फिर जैसे ही रुबाब को होश आया, डॉक्टर्स ने इसे खतरे से बाहर बताया। वो मुतमिन होता हॉस्पिटल से निकल गया। रुबाब 1 हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट रही, फिर इसे डिस्चार्ज कर दिया गया। फरहीन खानज़ादा सगी बेटी की तरह इसका ख्याल रख रही थी। दिन को वो सारा दिन इसके पास रहती और रात को जियान को हिदायत देकर उठती कि इसका ख्याल रखे। जियान इसके बाजू के जख्म की वजह से सोफे पर सो रहा था कि कहीं रात में उसकी वजह से इसका बाजू ना दुख जाए। इस रोज़ इसकी छुट्टी थी। वो देर से सोकर उठा तो वॉशरूम के खुले दरवाजे से रुबाब को छोटा सा लकड़ी का मूड़ा रख कर बैठा देखा। वो टब पर झुकी बाएं हाथ से बालों को शैम्पू करने की तगोदों में लगी हुई थी। दायां बाजू जिस पर जख्म था, इससे अभी काम नहीं लिया जा सकता था। वो कुछ देर तो इसे देखता रहा, फिर दूसरा मूड़ा उठाए इसके पास आकर बैठ गया और इसके हाथ से शैम्पू की बोतल ले ली। रुबाब हकदक रह गई, मगर कहा कुछ भी नहीं। वो बड़ी नरमी से इसके बालों पर शैम्पू लगाकर मसाज कर रहा था। फिर शैम्पू के बाद इसके बालों को अच्छी तरह वॉश करके तौलिए में लपेट दिया। बालों के बाद वो इसकी शर्ट बाजों से ऊपर करता वहाँ पर सोप लगाकर मलने लगा। रुबाब बुरी तरह शर्म महसूस कर रही थी, क्योंकि वो इसके सामने बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी और शर्ट भी पानी के छींटे पड़ने की वजह से वजूद से चिपकी जा रही थी। जियान ने इसका शर्म से सुरख पड़ता चेहरा देखा तो उठकर वॉशरूम की लाइट ऑफ कर दी और कमरे में जाकर नाइट बल्ब ऑन कर दिया। अब रूम से आने वाले नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में इसका वजूद साफ तौर पर नज़र नहीं आ सकता था। लिहाजा वापस इसके पास आता, इसकी शर्ट हटाता, वो इसके वजूद पर मग से बढ़कर पानी डालने लगा। वो इसकी उलझन अच्छी तरह समझ सकता था, क्योंकि आज 10 दिन हो गए थे वो नहीं नहा सकी थी। नहाने के बाद इसने चेंज करवाने में भी मदद दी थी। पहली बार वो इससे नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था। बाब को अब पहले की तरह इससे शर्म या झिझक फील नहीं हो रही थी। इसके बाल जब खुश्क हुए तो इसके मना करने के बावजूद जियान ने ही इसके बाल सुलझा दिए थे। रात को सोते वक्त रुबाब ने हिम्मत करते इस प्रपोजल रिजेक्ट करने पर माजरत की तो वो कंधे उचकाकर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें इनकार का राइट हासिल था। रुबाब खामोश हो गई थी। फिर जो ही दिन गुजरते गए, रुबाब का बाजू भी ठीक होने लगा। अब वो अपने कामों के साथ जियान के काम भी करने लगी थी। हालांकि कई बार इसने मना भी किया कि मुलाजमा कर लेगी, मगर पहले तो वो अनसुनी करती रही। एक दिन कह दिया, जियान प्लीज़ मना मत किया करें, आपके काम करना मुझे अच्छा लगता है। जियान जो पहले ही इसकी आंखों से मोहब्बत बांध चुका था, जानबूझकर पूछने लगा, क्यों अच्छा लगता है? पता नहीं। वो नज़रें झुका गई। वजह बतानी होगी, वरना फिर मैं अपने काम नहीं करने दूंगा। इसे जिद करता देखकर वो बेबस हुई थी। आप अच्छे लगते हैं इसलिए, उंगलियां चढ़ाते वो कह गई थी। जियान ने बमुश्किल हंसी जब्त की। सिर्फ अच्छा लगता हूँ, मोहब्बत प्यार कुछ नहीं? इसने सवालिया अंदाज में अबरूज गाए। है ना मोहब्बत? बहुत है, वो जल्दी से कह गई। जियान के होंठों पर मुस्कुराहट आई। आई लव यू टू। जियान ने इसके कान के करीब मुँह करके सरगोशी की तो वो मुस्कुरा दी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मुझे कभी जुनैद का दाना मत दीजिएगा। मेरी कोई मोहब्बत नहीं थी, इससे वक्ती अट्रैक्शन थी, जिस पर मुझे बहुत पछतावा है। इसे अपनी तरफ पेशकदमी करते देखकर वो धीमे लहजे में बोली, आई प्रॉमिस कभी ताना नहीं दूंगा इसका। वो इसके चेहरे के करीब चेहरा करते बोला, सुनो, अब इजाज़त है क्या? कड़ा जब्त करता रहा हूँ खुद पर, मगर अब तुम्हारे इतराफ़ के बाद तुमसे दूर रहना मुश्किल है। वो शोह निगाहों से देखता मैंने इस लहजे में पूछ रहा था। रुबाब ने बिना कुछ कहे शर्म से सुर्ख पड़ता चेहरा इसके सीने पर टिका दिया था। दूसरे दिन से इनकी खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ हो गया था। फ़रूक खानज़ादा और फरहीन खानज़ादा दोनों आपस में खुश देकर पुरस्कून हो गए थे। एक दिन जियान घर आया तो मुराद की मौत की खबर लाया। इसे जेल में ही हार्ट अटैक हुआ था।
اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود رباب کو دل میں اس کی موت کا افسوس ہوا تھا۔ مراد کی موت کے 1 ہفتے بعد جلال حسن رباب کے پاس آئے، اپنی زیادتیوں پر نہ صرف معذرت کی بلکہ اس کے حصے کی زمین کے کاغذات بھی اس کے حوالے کر دیے۔ رباب نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے زیان کی شکل میں اس کا اتنا اچھا نصیب بنایا تھا تو کیسے نہ وہ اس بندے کو معاف کرتی بھلا۔